ये जो विलियम बटलर येट्स की पोएम्स हैं, नो सेकेंड ट्रॉय और सेलिंग टू बाइजेंटियम, दोनों में ही बहुत ज़्यादा एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब होता है कोई ऐसे रेफरेंस देना जो पहले किसी मूवी में या किसी बुक में, पोएम में कहीं पर और उनका जिक्र हुआ और वहाँ से वो रेफरेंस उठाया गया और अपनी पोएम में या अपने पीस ऑफ राइटिंग में डाला गया है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम में भी ग्रीक माइथोलॉजी में से लीडा का कैरेक्टर उठाया गया था और उसके ऊपर पोयम लिखी गई थी। और यहाँ पर भी नो सेकेंड ट्रॉय में उन्होंने ट्रॉय, जो कि एक ग्रीक सिटी थी, जो कि हेलेन ऑफ ट्रॉय की को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसकी ब्यूटी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि वो पेरिस जो उनका लवर था वो उनको उठा लाया था, तो उनके हस्बैंड के लिए ये इंसल्ट थी और उन्होंने एक वॉर वेज की और वो ट्रॉय पूरा जल गया था। 9 साल ये वॉर चली थी। तो ये पूरा एल्यूजन ग्रीक माइथोलॉजी में से उठाया है, इस पोएम में डाला है और एक पैरेलल ड्रॉ किया है, एक सिंबॉलिज्म ड्रॉ किया है। एक और लेडी जिनका नाम है मॉड गॉन, उनको हेलन जैसा शी वॉज नो डाउट ब्यूटिफुल, वो एक एक्ट्रेस भी थी, एक एक्टिविस्ट भी थी। तो और विलियम बटलर येट्स का उनमें बहुत लव इंटरेस्ट भी था, वो कई साल तक उनको प्रपोज करते रहे थे और रिजेक्ट होते रहे थे, तो वो बिटरनेस भी थी। और वो उनको यहाँ हेलन से कंपेयर कर रहे हैं और आयरलैंड को वो ट्रॉय कह रहे हैं। उनको इस पोएम में वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हेलन की वजह से, उसकी ब्यूटी की वजह से या उसके तौर तरीकों की वजह से, जैसे ट्रॉय पूरा बर्न हो गया था, वैसे आयरलैंड ना कहीं बर्न हो जाए, आयरलैंड कहीं ख़त्म ना हो जाए उनकी वजह से, वो जो इनोसेंट लोग हैं वो ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ जाएं। तो इसलिए नो सेकेंड ट्रॉय इस पोएम का टाइटल है, कि वो नहीं चाहते कि आयरलैंड जो है वो एक और ट्रॉय बन जाए, एक और हेलन की वजह से। और यहाँ पे मॉड गॉन जो है वो मेटाफोरिक हेलन है। मॉड गॉन जो है वो एक बहुत ही करेजियस लेडी थी और बहुत ही मैनर्स उनकी, बहुत एटिकेट उनका बहुत नोबल था, जेंटल मैनली था। लेकिन उनकी जो बातें थी, वो क्योंकि एक्टिविस्ट थी, एक रेवोल्यूशनरी थी और वो ब्रिटिश के कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से आयरलैंड को बचाना चाहती थी, इसलिए वो एक फ्रीडम फाइटर की तरह बात करती थी। और उनके जो स्पीचेस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। और पोएट को ऐसा लगता है, येट्स को ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिश पावर थी वो आयरलैंड के लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी एग्रेसिव स्पीचेस की वजह से, और इनके हस्बैंड जिससे इस लेडी ने बाद में शादी की थी वो भी रेवोल्यूशनरी थे और वो आयरलैंड के लिए फ़ाइट करते थे, उसके फ्रीडम के लिए फ़ाइट करते थे। तो येट्स को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है आम जनता को भड़का दें और वो पावरफुल ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ लड़ें और ख़ुद को डिस्ट्रॉय कर लें। इसीलिए उन्होंने आयरलैंड को ट्रॉय सिंबॉलिकली कहा है। और ये क्वेश्चन पहली ही लाइन में पूछा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी भाषा की वजह से, इनके एग्रेसिव स्पीचेस की वजह से आयरलैंड ट्रॉय बन जाए और भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएम का, उसमें वो बोल रहे हैं कि ब्यूटी का तो काम ही होता है ये कि लोग अराउज हो जाते हैं, लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, उसको हथियाना चाहते हैं। और ब्यूटी जो है उसकी वजह से बहुत उसका डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट होता है हमेशा, चाहे वो ब्यूटी चाहे या ना चाहे, चाहे मतलब वो अनविटिंगली या जाने अनजाने वो इस डिवास्टेशन का कारण बनी जाती है।
तो पहली लाइन में पूछते हैं, वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज। दो बिटरनेस सामने आ रही है इसमें। पहली बिटरनेस ये कि उसने येट्स ने उसे इतनी बार लाइफ लॉन्ग कई सालों तक, दसियों सालों तक वो उसे बार बार प्रपोज करता रहा, वो मना करती रही, रिजेक्ट करती रही। उसने किसी और से शादी कर ली और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद फिर से येट्स ने उसे प्रपोज किया, फिर से वो मना करती रही। तो येट्स हमेशा इस कारण से अनहैप्पी रहे क्योंकि वो हेड ओवर हील्स ही हैड फॉलन इन लव विद मॉडगॉन। और दो बिटरनेस इस लाइन में सामने, इस पहले 2-3 लाइंस में सामने आ रही है। पहली ये कि पोएट के जो पर्सनल मिजरी है कि वो उसके सारी ज़िंदगी उसकी प्रॉब्लम्स से, तकलीफ़ों से या मिजरी से भर गई। और दूसरा ये कि मॉडगॉन जो है अपनी रेवोल्यूशनरी हस्बैंड और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ मिलके कहीं सीधे साधे आयरिश लोगों को वॉयलेंट वेज ना सिखा दे। कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रही, कहीं उसकी ब्यूटी ये तो नहीं करी, कहीं और लोग उसकी ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होकर उसकी बातें तो नहीं मान रहे, कहीं उसके ब्यूटीफुल फेस के इन्फ्लुएंस में आकर वो उसके आइडियाज़ को अडॉप्ट तो नहीं कर रहे। ये दोनों बिटरनेस हमें पहली 2-3 लाइंस में देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टैंजा में यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग वायलेंट हो जाए, लोग स्ट्रीट्स में भर जाएं और अपना जो उनका डिज़ायर है कि वो आयरलैंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से फ्री हो जाए, कहीं वो उनके करेज से ज़्यादा तो नहीं है, कहीं वो अपनी औकात से ज़्यादा तो नहीं बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे। क्योंकि ब्रिटिश एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बड़ी पावर थी जो कि आम लोग उससे लड़कर जीत सकें, ये येट्स को पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसलिए ये फर्स्ट स्टैंजा उस तरफ इशारा करता है। इसमें एक पावरफुल इमेजरी है, मेटाफर्स हमें देखने को मिलते हैं, एल्यूजन तो है ही, सिंबॉलिज्म भी है। नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से वो उसकी तारीफ कर रहे हैं और मॉडगॉन एक बहुत ही अच्छे एटिकेट्स वाली, एक पीसफुल माइंड वाली, एक नोबल लेडी है, एक जेंटल वुमन है। तो फिर वो सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं, व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल with a mind that nobleness made simple as a fire। कौन सी ऐसी मतलब क्वालिटीज़ हैं जो कि इतनी पीसफुल, इतनी शांति प्रिय है, इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतनी अच्छी नोबल लेडी को इतना फायर से कैसे भर दिया, इतनी एग्रेशन कहाँ से आ गई उनमें। विद ब्यूटी लाइक अ टाइटन्ड बो, अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन हर एज लाइक दिस। उनको लग रहा है कि ये कम उम्र की है, ब्यूटीफुल है, और जो ब्यूटी का काम है मतलब वो, उसके अलावा ये एक रेवोल्यूशनरी का काम कर रही हैं। तो ऐसे इनकी ब्यूटी, इनकी नोबलनेस, इनकी जेंटलमैनली मैनर्स, इनकी एटिकेट्स, इनकी पीसफुल माइंड में इतनी कहाँ से स्टर्ननेस, इतनी मतलब एग्रेशन, इतना ज़्यादा रिजिडिटी, ये सब कहाँ से आ गई, वो येट्स एक रेटोरिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस पोएम में और पोएटिक डिवाइसेस के साथ साथ रेटोरिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि फर्स्ट लाइन से ही शुरू हो जाता है, फिर सेकंड स्टैंजा तक वो कैरी ऑन होता है। और सेकंड स्टैंजा में भी कई रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं। वाई, व्हाट कुड शी हैव डन बीइंग व्हाट शी इज़, was there another Troy for her to burn। तो इस स्टैंजा के, सेकंड स्टैंजा के पहले हिस्से में तो वो ये पूछ रहे हैं कि इनकी ब्यूटी जो कि इतनी जेंटल है, इतनी नोबल है, इतनी ट्रैंक्विल है, इसमें इतना एग्रेशन, इतनी रिजिडिटी आई कहाँ से। अगेन दो जगह इशारा हो रहा है। वो एक जगह ये कि वो आयरलैंड के लोगों को फ्रीडम के लिए भड़का रही हैं, और दूसरा उन्होंने इतने ज़्यादा प्रपोजल्स और इतना ज़्यादा मान मनौती करने के बावजूद भी, अपने हस्बैंड के डेथ के बावजूद भी उन्होंने येट्स का प्रपोजल फिर से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इतनी स्टर्ननेस, इतनी रिजिडिटी, इतनी ब्यूटीफुल एंड नोबल एंड सॉफ्ट स्पोकन और इतनी जेंटल वुमन में आई कहाँ से, वो ये पूछते हैं। और फाइनल जो 2 लाइन्स हैं उनमें है, उसमें है ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आयरलैंड ट्रॉय बन जाए, क्योंकि ब्यूटी जो हेलन की ब्यूटी ने वो किया काम, वो कहीं इनकी ब्यूटी ना कर ले। तो लास्ट की 2 लाइन्स में वो रेटोरिक क्वेश्चन है।